नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 ईएफएम पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें डिमांड एनालिसिस एंड लॉ ऑफ डिमांड है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में 2-3 टॉपिक्स हैं वो इसके बारे में देख चुके हैं। अब आज इसमें एक तो जो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आते हैं और दूसरा डिमांड में जो चेंजेस आते हैं, उन दो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी मांग के नियम के अपवाद क्या क्या होते हैं, या फिर कुछ यूं बोल सकते हैं कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड है वो एज इट इज अप्लाई नहीं होता है, वो कौन कौन सी कंडीशन या सिचुएशंस हो सकती है। जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन फ्यूचर प्राइस, भावी मूल्य में वृद्धि की संभावना। ये टॉपिक हालांकि पिछले 2-3 वीडियो में पहले भी डिस्कस करा है, अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये सिर्फ उन्हीं कमोडिटीज पे अप्लाई होता है जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। ऐसी जो कमोडिटीज होती हैं नियर फ्यूचर में सपोज इनकी प्राइस में चेंज आने के चांसेस हैं, तो डिमांड पे आज की डेट में इम्पेक्ट आता है। मान लीजिए आज से 20 दिन बाद किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होने के चांसेस हैं और वो ड्यूरेबल गुड्स है, तो डेफिनेटली कोई भी कंज्यूमर है उसके लिए 20 डेज के लिए वेट करने को रेडी होता है, और उस केस में आज की डेट में उसकी डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है, और फ्यूचर में उसकी डिमांड और प्राइस डिक्रीज इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली सबको लगता है कि बाद में ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो वो आज ही इस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज कर लेते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स के रिगार्डिंग फ्यूचर में प्राइस चेंज के कोई चांसेस होते हैं, तो वो आज की डेट में डिमांड को अफेक्ट करते हैं, और उस केस में लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर सेकंड आता है डिमांड ऑफ प्रेस्टिजियस एंड कॉन्स्पिशियस नेसेसरीज गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठामूलक हो या जीवनदायिनी हो, जीवन के लिए अत्यावश्यक या अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उन पे लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी ऐसी कमोडिटी जो आपकी सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज को, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती है, तो डेफिनेटली वहां पर प्राइस इंक्रीज होने पर भी आप उस कमोडिटी को परचेज कर लेंगे। या फिर कुछ इस टाइप से भी बोला जा सकता है कि वो हाई वैल्यू हो जाती है उसकी, या ज्यादा प्राइस हो जाती है, तो हर कोई उसे परचेज नहीं कर पाता, और उस केस में वो प्रेस्टिजियस गुड्स बन जाता है, तो आप उसे परचेज करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। दूसरा इसमें है नेसेसरीज के लिए, जैसे आपकी जीवन रक्षक चीजों में कौन कौन सी एक मेडिसिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब किसी भी मेडिकल आपकी टेबलेट हो गई या दूसरी चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी पेशेंट के लिए, उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तब भी उसकी डिमांड है वो आपकी एज इट इज बनी रहती है, और पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर पॉपुलेशन का मीनिंग जो आता है वो नंबर ऑफ पेशेंट्स से आता है, कि नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज से ग्रस्त होंगे, तो डेफिनेटली उसकी मेडिसिन है उसकी डिमांड इंक्रीज होती जाएगी। तो एक तो प्रेस्टिजियस जो गुड्स होते हैं प्रतिष्ठामूलक, और दूसरे जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, चाहे वो फूड्स के रिगार्डिंग हो या दूसरे लाइफ की नेसेसिटीज होती है मेडिसिन वगैरह की हो, उन केस में अगर प्राइस इंक्रीज होती है तब भी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की अज्ञानता। मान लीजिए मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइसेज है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रही है, और कोई ऐसा कंज्यूमर है जो इरेशनल है, या फिर उसको मार्केट के या गुड्स की प्राइसेस का आइडिया नहीं है, तो वो प्राइस इंक्रीज होने पर भी उस कमोडिटी को परचेज कर सकता है। तो इग्नोरेंस कंज्यूमर के बिहाफ पर है तब भी लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा। एक नेक्स्ट इसमें आता है हाई प्राइस्ड कमोडिटीज, ऊंचे मूल्य की वस्तुएं, और इसे इल्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर भी बोला जाता है। यानी उपभोक्ता है वो हाई प्राइस्ड कमोडिटी को बेटर क्वालिटी की कमोडिटी मानने लग जाता है, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। मान लीजिए कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट आते हैं, उनकी प्राइस ज्यादा डिसाइड करी जाती है, उससे कंज्यूमर को लगता है कि हाई प्राइस्ड कमोडिटी है तो डेफिनेटली ये बेटर क्वालिटी की होगी, तब उस केस में उस कमोडिटी की डिमांड है वो इंक्रीज होती है ना कि डिक्रीज होती है। फिर नेक्स्ट आता है एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, संकटकालीन समय। किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर सिटी में कोई कर्फ्यू लग जाता है, तब डेफिनेटली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हुई होती है और पब्लिक उनको ज्यादा भी परचेज करती है।
दूसरा, अगर वॉर कंडीशन है या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी है जैसे फ्लड, बाढ़ आ जाना, इस टाइप की चीजें होती हैं, तब रिक्वायरमेंट की जो कमोडिटीज होती हैं उनकी प्राइस इंक्रीज होने पर भी उनकी डिमांड है वो इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। यानी उस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर लास्ट इसमें आता है गिफिन्स पैराडॉक्स और इंफीरियर गुड्स, यानी गिफिन का विरोधाभास या निकृष्ट वस्तुएं जो होती हैं उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। अब गिफिन पैराडॉक्स क्या है? एक सर गिफिन नाम से इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक आइसलैंड पे रिसर्च करा। उस पर्टिकुलर आइसलैंड पे जनरल पब्लिक है उसके फूड्स के लिए दो चीजें थी, एक तो मीट और दूसरा पोटैटो, यानी मांस और आलू, दो चीजें खाई जाती थी। अब लोगों की इनकम इतनी कम हो गई कि फेस्टिवल पे मीट कंज्यूम करने के लिए वो लोग अपनी इनकम को सेव करते थे, बट सिमिलरली पोटैटो की प्राइस इंक्रीज हो रही थी और फेस्टिवल में मीट कंज्यूम करने के लिए वो हाई प्राइस्ड पोटैटो को भी परचेज करते जा रहे थे। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपके पास में एक दो चॉइसेस होती हैं, उनमें दोनों की हायर प्राइस होती है, तो एक को आप किसी स्पेसिफिक रीजन पे ही कंज्यूम करना चाहते हैं, तो दूसरे की प्राइस इंक्रीज होने पर भी आप उसे कंज्यूम करने लग जाते हैं, और उस केस में भी लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। तो ये तो वो सारी सिचुएशंस हैं या एक्सेप्शंस हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर उसके बाद में डिमांड में जो चेंजेस आते हैं वो तो दो टाइप के होते हैं, एक तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। ये होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी मांग में एक्सपेंशन आना या कॉन्ट्रैक्शन आना या विस्तार या संकुचन है वो प्राइसेस में चेंज की वजह से होता है। इसे डायग्राम से देख सकते हैं आप लोग। एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आते हैं, वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया जाता है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे ये डिमांड कर किसी कंज्यूमर को गिवन है और इनिशियली किसी प्रोडक्ट की ओपी प्राइस है, उस केस में कमोडिटी की ओक्यू क्वांटिटी है वो डिमांड करी जाती है। अब मान लीजिए फर्स्ट चेंज प्राइस में आता है, प्राइस डिक्रीज हो जाती है और ओपी से डिक्रीज होकर के ओपी 1 हो जाती है, तो इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग डिमांड इंक्रीज होकर ओक्यू 1 हो जाएगी। फिर दूसरी सिचुएशन ये आती है, प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है और OP2 हो जाती है, तो उस केस में डिमांड है वो डिक्रीज होकर OQ2 हो जाती है। अब इसमें चेंजेस हैं वो एक तो यहां से लेकर यहां तक आया, दूसरा यहां से लेकर यहां तक आया है। ये जो पार्ट है इसे कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन बोला जाएगा, यानी ये मांग में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन आया वो कम हो रही है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है इसे एक्सपेंशन या विस्तार बोला जा सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो आते हैं वो प्राइस में चेंज होने की वजह से आते हैं, अदर फैक्टर्स हैं वो इसमें कंसीडर नहीं करे जाते। और दूसरा जो चेंज आता है उसे इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है, यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ये होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स या इन्हें अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोला जा सकता है, यानी मांग के जो दूसरे निर्धारक तत्व होते हैं लाइक इनकम हो गया, आपके टेस्ट, फैशन, हैबिट्स, इन सब चीजों में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस केस में आपकी डिमांड है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलते हैं। डायग्राम से आप इसे देख सकते हैं। इस साइड मान लीजिए मैं इनकम ले रहा हूं कंज्यूमर की, इनिशियली ये डिमांड कर्व है और आपकी कोई भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी डिमांडेड इसकी हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इनकम आपकी एंटायर इंक्रीज होती है, तो डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आप ज्यादा
कमोडिटीज हैं वो परचेज कर पाते हैं, तो उस केस में डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो चेंज है इसे इंक्रीज इन डिमांड बोला जाता है। यानी अब आप अपनी बढ़ेगी इनकम या दूसरे फैक्टर्स जिसमें चेंजेज आए हैं उनकी वजह से आप ज्यादा कमोडिटी परचेज कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली उसे इंक्रीज इन डिमांड बोला जाएगा। और इस केस में ओरिजिनल डिमांड कर्व से न्यू डिमांड कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपकी इनकम बिल्कुल कम हो जाए और डिमांड कर्व है वो ओरिजिनल डिमांड कर्व से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो वो होता है डिक्रीज इन डिमांड। और उस केस में ये जो चेंज देखने को मिल रहा है इसे डिक्रीज इन डिमांड बोला जाता है, यानी मांग में कमी इसे बोला जाएगा। और ये ओरिजिनल डिमांड कर्व से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये आज के इस वीडियो में दो चीजें मेनली हम लोगों ने डिस्कस करी है। एक तो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी मांग के नियम के क्या क्या अपवाद होते हैं या वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता है। और दूसरा, डिमांड में जो चेंजेस आते हैं और उसमें भी मेनली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और दूसरा आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। उन दोनों सिचुएशंस हम लोगों ने देखी है। इन पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से अपन स्टार्ट करेंगे, वो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है या डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।